और चलिए शुरुआत करते हैं बीजापुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें 21 अप्रैल को एसआई मुरली ताती का अपहरण हुआ था और अगवा एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने एसआई की हत्या की है। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर हत्या की बात को कबूला है। तो पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने ये पर्चा जारी किया है, जिसमें नक्सलियों ने पर्चा जारी कर हत्या की बात को कबूला है। एएसपी पंकज शुक्ला ने इस मामले की पुष्टि की है। तो नक्सलियों ने एसआई को अगवा कर लिया था। डीआरजी का एसआई बताया जा रहे थे जवान, और उनकी अब हत्या कर दी गई है। आपको बता दें बीते दिन गोंडवाना समाज भी आगे आया था एसआई को वापस लाने के लिए, लेकिन यहां पर कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आई है। एसआई की हत्या कर दी गई। 21 अप्रैल को एसआई का अपहरण नक्सलियों ने किया था, जिसके बाद अब अगवा एसआई की हत्या कर दी गई है। तो एसपी पंकज शुक्ला ने इस मामले की पुष्टि की है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने यह पर्चा जारी किया है। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर हत्या की बात कबूली है। एएसपी पंकज शुक्ला ने इस मामले की पुष्टि की है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी प्रशांत गजभिये फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बीते दिन देखा जाए तो गोंडवाना समाज ये कह रहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे और एसआई को वापस लाएंगे, लेकिन यहां पर एक कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आ गई। जी बिल्कुल, कल गोंडवाना समाज का जो समन्वय समिति है उन्होंने प्रयास भी किया था कि उन क्षेत्रों में जाएं और नक्सलियों के कब्जे से जवान को रिहा कर वापस ला पाएं, लेकिन नक्सली किसी प्रयास होने से उन समाज के लोगों से मुलाकात नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों का ये आरोप है कि मुरली ताती जो है वो 2006 में सलवा जुड़ूम के समय से ही जो है लगातार नक्सलियों को नुकसान पहुंचाता आया है, और डीआरजी रहते कई एनकाउंटर में जो है वो शामिल रहा है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की बात कही है उन्होंने। और यही एक वजह भी है कि मुरली ताती को 3 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है, जो आरक्षक के बाद जो है सब इंस्पेक्टर मुरली ताती बन पाया। तो ये एक बड़ी वजह थी। नक्सलियों का कहना था कि इस तरीके के लगातार जो है मुठभेड़ में नक्सलियों को मारा है मुरली ताती ने, इस कारण से उसकी हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान का अपहरण किया था कुछ दिन पहले नक्सलियों ने, लगातार पूरे देश में एक मुहिम चल गई थी जवान को बचाने के लिए, लेकिन मुरली ताती के अपहरण के 3 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। हालांकि कोरोना का समय है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी जवान को छुड़ाने की कोई भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रयास नहीं दिखा। वहीं उसकी पत्नी अपनी 3 बच्चों के साथ जो है बीजापुर के अंदर जंगलों में जो है लगातार तलाश करने का प्रयास कर रही थी। समाज प्रमुख तलाश जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा कोई बेहतर प्रयास नहीं दिखा, जिसका परिणाम है कि अब नक्सलियों ने जवान की हत्या कर दी है और उसके शव को सड़क पर जो है रख दिया और उसके ऊपर पर्चा रखा है। और उस पर्चे में इस बात को कबूला भी है कि हमने क्यों इस जवान की हत्या की, और इस बात की पूरी पुष्टि जो है बीजापुर एएसपी ने भी कर दी है। प्रशांत, पहले भी एक बात सामने आई थी कि डीआरजी के जवानों को इसलिए घेरा जाता है क्योंकि जमीनी तौर पे नक्सलियों की क्या रणनीति है डीआरजी के जवान ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और एसआई की अब हत्या कर दी गई। एक तरह से कहा जाए, क्या नक्सली ये संदेश देना चाह रहे हैं डीआरजी के जवानों को कि वो सुरक्षा बल से हटकर नक्सलियों में शामिल हो जाए, क्योंकि लगातार ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, डीआरजी एक ऐसी टीम है जो अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण जो रहते हैं उनको लाकर उनको पुलिस में जो भर्ती हुए हैं उनके द्वारा ये डीआरजी की टीम हर एक जिले में तैयार की गई है। तो नक्सली जिस तरीके से जंगल से बेहतर वाकिफ होते हैं, डीआरजी की टीम भी जो है बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ होती है। यही वजह है कि नक्सलियों को डीआरजी की टीम से काफी नुकसान पहुंचा है। और सिर्फ मुरली ताती की भी अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 नक्सलियों का एनकाउंटर जो है मुरली ताती ने खुद किया है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीआरजी के जवान खुद बेहतर जो है ट्रेन है उन इलाकों के लिए, उन जंगलों के लिए जहां नक्सली रहते हैं और जंगल का फायदा नक्सली उठाते हैं। तो वहां पे डीआरजी के जवानों के साथ भी वही स्थिति होती है, वो भी जंगल का फायदा उठाते हैं और गोरिल्ला वॉरफेयर के हिसाब से जो है नक्सली जिस तरीके से लड़ाई करते हैं उस तरीके से ये डीआरजी के जवान भी करते हैं। इसलिए डीआरजी के जवानों पर हमेशा जो है नक्सलियों का एक तरफ से हमला करने का प्रयास रहता है और लगातार रैकी करते हैं। और इस दौरान अगर कोई भी डीआरजी का जवान अगर अकेला कहीं जंगलों में या फिर उन क्षेत्रों में मिल जाए जहां नक्सली पहुंच सकते हैं, तो वहां से नक्सली तुरंत उन
डीआरजी के जवानों को जो है अपहरण कर लेते हैं या फिर हत्या कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये मामला भी देखने को मिला है। जी। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर प्रशासन ने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि सीआरपीएफ का जो जवान अगर अपहरण हुआ था तो सीआरपीएफ के जवान के लिए लगातार जो है एक मुहिम चलाई जा रही थी। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, साथ ही साथ जो जनता है वो लगातार एक मुहिम चलाई जा रही थी उनके द्वारा कि जो सीआरपीएफ का जवान है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से 3 दिन बीत चुका था, मुरली ताटी को जो है नक्सली अपहरण कर लेकर चले गए थे, लेकिन इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि प्रयास किया जा रहा था मुरली ताटी को छुड़ाने का। पुलिस प्रशासन अंदरूनी क्षेत्रों में जरूर ये दावा कर रहा है कि उन इलाकों में हम सर्चिंग कर रहे थे, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर उन इलाकों में सर्चिंग करने के लिए जवान जाएंगे और नक्सलियों के पास अगर एक जवान है तो उसकी हत्या तो नक्सली करेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में सर्चिंग करना तो जान जोखिम में डालने वाली बात है। वहीं सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई पहल नहीं दिखी, सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। एक बार भी किसी मंत्री हो या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि का बयान तक नहीं आया मुरली ताटी को लेकर कि उसकी रिहाई होनी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि केंद्रीय रिजर्व बल के लिए एक सहानुभूति और उसके लिए पक्ष को लेकर लगातार मुहिम चलती है। और वही स्थानीय आदिवासी अगर कोई जवान है पुलिस में, उसके लिए क्यों इस तरीके की आवाज नहीं उठती है, बस्तर के लिए क्यों आवाज नहीं उठती, ये लगातार सवाल जो है यहाँ पर स्थानीय लोग जो है उनके दिमाग में होता है। और इससे पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं लगातार इस तरीके के सवालों के साथ। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अगवा एसआई की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। पर्चा जारी कर इस बात को नक्सलियों ने कबूला भी है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने पैसेंजर ट्रेन को रोका है। भांसी और बचेली के बीच ये ट्रेन को रोका गया है। नक्सलियों ने इंजन और एक बोगी को गिरा दिया। तो नक्सलियों ने ट्रेन में भारत बंद के पर्चे भी लगाए हैं। यात्रियों को 26 अप्रैल को बंद के पर्चे थमाए गए। ट्रेन में करीब 50 यात्री सवार, सभी सुरक्षित हैं। हालांकि एसपी ने ट्रेन रोके जाने की पुष्टि की है। डीआरजी जवानों को मौके के लिए रवाना किया है। ट्रेन में करीब 50 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। और दंतेवाड़ा की बात कर लेते हैं। नक्सलियों ने कमालूर रेलवे स्टेशन में बैनर पोस्टर लगाए। नक्सलियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाए। 26 अप्रैल को भारत बंद करने की अपील की है नक्सलियों ने। नक्सलियों ने मोदी सरकार के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। पैसेंजर ट्रेन रोककर भी 26 अप्रैल को भारत बंद करने की अपील उन्होंने की है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी में बैनर पोस्टर लगाए हैं। मोदी सरकार के विरोध में ये पोस्टर लगाए गए। 26 अप्रैल को भारत बंद करने की अपील की है। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। अभी तक कुल 73 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। सहायता कोष से जिला कलेक्टरों को ये राशि आवंटित हुई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ राशि जमा हुई है। 53 करोड़ 88 लाख 5,000 रुपए की राशि जमा हुई है। कोरोना पीड़ितों के उपचार और सहायता में राशि का उपयोग हो रहा है। सीएम सहायता कोष में 77 लाख 8,000 रुपए की राशि जमा की गई। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने अपील की थी कि सीएम सहायता कोष में राशि दी जाए, सहयोग के रूप में सहायता की जाए, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ के हालात कोरोना से काफ़ी बुरे हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी हो या वैक्सीनेशन की रणनीति तैयार करनी, उसके लिए सहायता कोष में राशि की सहायता खुद सीएम भूपेश बघेल ने अपील की थी। और अगली बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। राज्यपाल ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है। अनुसुईया उइके ने सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जवाहर नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। वैक्सीन लगवाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, राज्यपाल ने ये कहा है।
इसी के साथ सभी पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील की है। जेएनएम में उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। तो इसी के साथ राज्यपाल ने यह भी कहा कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। जेएनएम कॉलेज में उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। आपको बता दें, पहला डोज भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में ही लगवाया था। ऑक्सीजन की कमी से जहां देश में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहस गरमाई हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसके मौजूदा इस्तेमाल को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है। केंद्र ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सियासत सवाल कर रही है कि उद्योग प्रभावित होंगे तो उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कुछ बातों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कहा कि सभी को एक समान दर पर वैक्सीन उपलब्ध हो, राज्यों से कोई भेदभाव ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र ने ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑक्सीजन सिर्फ मेडिकल में ही इस्तेमाल हो रही है, जिससे राज्य के स्टील उद्योग में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित है। इससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। उत्पादन ठप होने से हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होने लगा है। इससे राज्य सरकारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो स्टील प्लांट में बिना ऑक्सीजन के चलता नहीं। तो इसलिए 20% औद्योगिक उपयोग के लिए किया था, लेकिन भारत सरकार ने भी आदेश जारी किया 100% मेडिकल के लिए उपयोग हुआ। तो ऐसे में हमारे औद्योगिक गतिविधि है वो बाधित होगी। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो जिंदल का हो, नीको को हो, गोदावरी को हो, सारडा को, बहुत सारे हमारे बड़े यूनिट भी हैं, छोटे यूनिट भी हैं जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ यदि रोक दिया जाएगा तो पहली बात यह है कि एक बार बंद हो गया प्लांट तो दोबारा चालू करने में महीनों लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजस्व हानि होगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि हजारों लाखों परिवार है वो की रोजी रोटी छीन जाएगी। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार की इस डिमांड को उसकी आदत करार दिया है। बीजेपी का कहना है राज्य सरकार हर चीज पर केंद्र पर आश्रित रहती है। केंद्र को कोई भी फैसला देश के सभी राज्यों को ध्यान में रखकर करना होता है। और विस्फोट होने के बाद में आज भी इस बात की आवश्यकता है परीक्षण करने के प्रदेश में कुल कितने ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है। आज भी ऑक्सीजन की कमी है, आपके किट की कमी आ रही है। और ऐसे समय में लोगों की जो जान बचाना है, मुझे लगता है ये प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक मजदूरों की बात है कि उनकी रोजी रोटी के, हम बहुत सारे ऐसे समय में, आपदा के समय में मजदूरों को मदद करते हैं। राज्य सरकार की जवाबदारी है। 2 महीना 3 महीने का हम लोगों ने मांग किया है और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि उनके राशन की व्यवस्था एक तो राशन दुकान के माध्यम से, और जिनके पास में नहीं है तो सरकार को व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए। दरअसल राज्य के उद्योगपतियों की मांग है कि करीब 20% ऑक्सीजन उद्योगों को दी जाए। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सारे उद्योग बैठ जाएंगे। 2 से 3 लाख मजदूरों के सामने पलायन की स्थिति आ जाएगी और एक सेक्टर प्रभावित हुआ तो उससे जुड़े दूसरे सेक्टर भी प्रभावित होंगे। राज्य के सामने इस वक्त ये दोहरा संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि पहले जीवन है तो फिर कारोबार है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और इन अस्त व्यस्त हालातों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी के साथ उन्होंने चर्चा की है। संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण में तेजी हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पंचायत मोहम्मद कैसर अब्दुल हक भी मौजूद रहे। तो बैठक की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बढ़ते आंकड़ों और बिगड़ते हालातों के बीच सीएम ने ये बैठक की थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री भी मौजूद रहे थे। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि टीकाकरण में अब और तेजी लाने की जरूरत है।
खबर रायपुर से, जहां बीजेपी आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को लेकर यह धरना दिया जाएगा। नेता अपने अपने घरों के सामने धरना देकर विरोध जताएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह निवास पर धरना देंगे। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरने पर बैठेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय निवास बगीचा जशपुर में धरने पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी नेता अपने अपने निवास के सामने धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें, कोविड का संकट काल है, इसलिए ये फैसला लिया गया कि अपने अपने निवास के सामने ही धरना दिया जाए। बड़ा धरना प्रदर्शन है ये। और दुर्ग की बात कर लेते हैं। कलेक्टर ने 8 चिकित्सा अधिकारियों को एस्मा नोटिस थमाया है। कोविड सेंटर में ड्यूटी से नदारद थे। कलेक्टर ने तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निर्देश दिए हैं और एस्मा नोटिस थमाया है। आदेश की अवहेलना करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो महामारी एक्ट के अंतर्गत पंजीयन रद्द करने की चेतावनी दी गई है और आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत एस्मा नोटिस थमाया है कलेक्टर ने। बस्तर में कोरोना से हालात ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकारी भवनों, निजी होटल और सामाजिक भवनों में फिलहाल 1500 बेड की व्यवस्था प्रशासन ने पूरी कर ली है। जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बेड की जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली है। बस्तर में फिलहाल कोरोना के मामले बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन अचानक से अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके साथ अब धीरे धीरे होटल, सामाजिक भवन, इन सारी चीजों को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। ऐसा ही एक कोविड सेंटर बनाया गया है, ये रवि रेसिडेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी तैयारियां चल रही है। ये लगभग जो है कल या परसों से इसकी तैयारियां पूरी हो जाएगी। यहाँ पर दवाई और अन्य चीजें जो है सारी चीजों को लाया गया है। यहाँ पर किस तरीके से कमरे रहेंगे ये भी हम देखते हैं। ये आप देखिए कि ये एक बेड है और एक एक पेशेंट के लिए एक एक कमरा यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से है, सारी चीजें व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से कर ली गई है। 50 बेड की कोविड केयर सेंटर है। एनआरआई क्वींस हॉस्पिटल जो 320 बेड की विशाखापट्टनम में हॉस्पिटल है, उसके द्वारा ये सेवा प्रदत्त किया जा रहा है। 4 से 5 दिनों के अंदर हम 20 बेड की वार्ड्स भी बना रहे हैं, जो कि टोटल 50 बेड रहेगा। तो देखिए कि 50 बेड के साथ इस कोविड केयर सेंटर का शुरुआत होने वाला है। आप देख सकते हैं कि एक मरीज के लिए एक बेड रहेगा, एक रूम रहेगा। मेडिकल स्टाफ है वो भी तैनात रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नर्स भी खड़ी हैं। बस्तर में फिलहाल हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उससे पहले ही तैयारी करने के प्रयास में जिला प्रशासन ने अन्य भवन जो होटल हो या फिर सामाजिक भवन, इन सभी जगहों पर भी कोविड केयर सेंटर खोलना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। प्रदेश में भी वही खबर रायपुर से, जहां शिक्षक संघ ने सुरक्षा की मांग उठाई है। कोरोना ड्यूटी लगाए जाने के दौरान सुरक्षा की मांग उठाई गई। कोरोना बीमा और दूसरी सुविधाओं की मांग भी की गई है। आपको बता दें, शिक्षक संघ राज्य सरकार को ये पत्र लिखा गया। कोरोना वॉरियर का दर्जा की मांग की है। वहीं 50 लाख का सुरक्षा बीमा पत्र, इसकी भी मांग शिक्षक संघ ने की है। मृत शिक्षकों के परिवारों को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, पत्र में यह भी लिखा गया है। और पत्र के माध्यम से शिक्षक संघ ने सुरक्षा की मांग उठाई है। तो शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है और मांग उठाई है। कोरोना वॉरियर का दर्जा 50 लाख का सुरक्षा बीमा किया जाए, साथ ही मृत शिक्षकों के परिवार को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने बताया कि दुर्ग के अलावा किसी भी दूसरे जिले में बेड की कमी नहीं है। साथ ही ये बात भी सामने आई कि रेलवे के आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल संक्रमितों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौजूदा हालात में ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत है, जो इन कोच में बने आइसोलेशन वार्ड में उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है। रेलवे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मीटिंग में सामने आई है ये बात।
चलिए बात करें छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। तो पिछले 24 घंटे में 17,397 नए संक्रमित प्रदेश में मिले हैं। वहीं 219 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 14,284 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। सबसे ज्यादा केसेस रायपुर से सामने आ रहे हैं। 3,215 नए संक्रमितों की यहां पुष्टि हुई। दुर्ग में 1857 तो राजनांदगांव में 973 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं बालोद में 363, कबीरधाम में 444 मरीज मिले। धमतरी की बात करें तो 479 और बालोदा बाजार में 801 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। और बिलासपुर में 1317। बिलासपुर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरबा में 843 मरीज सामने आए। जांजगीर चांपा में 908 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पेंड्रा की बात कर लें तो 301 मरीज मिले हैं। सरगुजा में भी 433 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और खास बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार प्रशासन की चिंता बढ़ाता जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर आईडी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं रास्ते में जगह जगह स्पाइक होल बिछा देते हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल इनकी चपेट में आ जाते हैं। नक्सली स्पाइक होल के लिए पहले लोहे की नुकीली छड़ों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मेटल डिटेक्टर से पकड़ना आसान था। लेकिन अब नक्सलियों ने इसकी जगह लकड़ी की नुकीली छड़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेटल डिटेक्टर से पकड़ में नहीं आने से ये सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। इससे बचना सुरक्षा जवानों के लिए एक नई चुनौती बन गया है। बता दें कि स्पाइक होल रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर बनाए जाते हैं, जिनके अंदर नुकीले छड़े लगाकर ऊपर से ढक दिया जाता है। और जवान जब इनसे गुजरते हैं तो गड्ढे में फंस जाते हैं और नुकीली छड़ों से घायल हो जाते हैं। पत्ते जो है जमीन में पड़े रहते हैं। ऐसी जगहों का उपयोग नक्सली स्पाइक होल के रूप में करते हैं। पर जो वो पत्ता और बाकी चीजें पड़ी रहती हैं तो जवान को समझ में भी नहीं आता, और जब वो अचानक धोखे में उनका शिकार होता है तो गड्ढे में गिर जाता है। और जो नुकीले स्प्लिंटर और जो रॉड और जो नुकीले लकड़ियां जो उसमें पड़ी रहती हैं वो उसके शरीर में घुस जाती हैं और जवान घायल हो जाता है। कई बार जो है जवानों की मौत भी हो जाती है। वहीं चंदा हाथी का दल धमतरी और कांकेर बॉर्डर पहुंच चुका है। लगातार दोनों जिलों में हाथियों का ये झुंड घूम रहा है। हाथियों के दल पर वन विभाग नजर रख रहा है। पिछले 3 दिनों से दल ने बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। वन विभाग ने अकला डोंगरी गांव में मुनादी कराई है। ग्रामीणों को जंगल में जाने से आगाह किया है। तो आप भी तस्वीरें देख सकते हैं, हाथियों का ये झुंड क्षेत्र में घूम रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और मुनादी कराई है अकला डोंगरी गांव में, ग्रामीणों को जंगल में जाने से आगाह किया।